बच्चों, अपने जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अपने वैद्युत स्थितिकी, इसकी आपकी प्रिपरेशन चल रही थी। इसके कुछ वीडियोस हो गए थे, कुछ नहीं हो पाए किन्हीं कारणोंवश, लेकिन फिर से व्युत्पत्ति में हम उन कारणों को अब हटाते हुए अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज पूरी करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग। याद रखिएगा, आज का लेक्चर मैं आपको पहले ही मेंशन कर देता हूं कि किन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स आपके जेईई या फिर जेई मेंस एंड एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस एंड एडवांस्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आज का लेक्चर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो नीट में बहुत अच्छी रैंक लेके आना चाहते हैं, ठीक है, जो अंडर 1000 के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने क्या माने हैं, किसी किसी वक्रीय, किसी आवेशित आवेशित चाप के कारण उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बच्चों आज हम सीखेंगे, ठीक है। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क एट इट्स सेंटर, ठीक है। टॉपिक क्लियर है। अब क्या है अपने पास, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि अपने पास ये एक चाप है। चाप समझते हैं ना, वृत्तखंड, ज्यादा अच्छे से बोल सकते हैं, वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड के केंद्र पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, और मान लेते हैं कि ये वाला एंगल अपना अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर। अब लैम्डा आपको दिया हुआ होता है, लैम्डा की बड़ी चर्चा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, बेटा इसे हिंदी में तो यही बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे भी देख लेते हैं, लीनियर चार्ज वितरण की जगह शब्द अच्छा रहेगा घनत्व। तो यहां पर हम लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है ये, याद है क्या आप लोगों को? इसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर पर कितना कूलाम आवेश उपस्थित है। अब ये देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे? देखिए, जब भी आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आवेश वितरण आपका एक समान सा हो रहा हो, या फिर स्पेस में यानी कि आपके जो क्षेत्र है उसमें हमारा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लगातार आवेश वितरण है, तो ऐसी परिस्थिति में हम उस आवेश वितरण का जरा सा पार्ट लेते हैं, जरा सा छोटा सा चार्ज dq लेते हैं, और उस dq चार्ज की वजह से कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है उसे कैलकुलेट करते हैं, फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहां पर भी यही करना है। दिया है कि इस वृत्तखंड की जो त्रिज्या है ना वो r है, ये हमें दिया है। तो क्या करते हैं बच्चे, यहां से एट एन एंगल थीटा, यानी कि थीटा कोण पर एक छोटा सा आर्क ले लिया। इस आर्क, जो ये वृत्त के केंद्र पर एंगल बनाता है ना, ये आर्क, ये छोटा सा, मैं इसको अलग कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये पीले रंग से दिखा दिया, ये जो देखिए अलग से, ये कोण जो है ये डी थीटा है, और ये जो आपका चरा सा वृत्त का खंड है इसकी लंबाई डीएल है। अब आपको पता होगा चाप बराबर होता है त्रिज्या गुणा कोण, है ना, यही होता है ना। तो डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा हो गया। कहा भाई, इसकी वजह से, इस छोटे से वृत्तखंड की वजह से, या इस छोटे से चाप की वजह से वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है वो डीई आती है, ठीक है। अब इस डीएल पर आवेश कितना होगा, तो देखिए
प्रति एकांक लंबाई पर चार्ज कितना है लैम्डा, तो डीएल लंबाई पर ही छोटा सा चार्ज होगा जिसे डीक्यू कहेंगे, और ये डीक्यू चार्ज बच्चे बराबर होगा लैम्डा इंटू डीएल के। क्लियर? अब डीक्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल हो गया। इस अगर आप देखें ये एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी थीटा ही होगा। तो इस डीई के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा डीई एक्स और नीचे हो जाएगा डीई वाई। ऐसी हमने चीज जब हमने सतत लंबाई वाले को देखा था सतत आवेश वितरण में, यानी कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, हमने एक सीधे आवेशित तार की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, तो ऐसी ही चीजें आई थी। हमने डीएक्स को कुछ बोला था, इसे हम कह रहे थे परपेंडिकुलर अवे कंपोनेंट इंग्लिश में, है ना। ये चीजों को देखो बच्चों, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को सीखते हुए चलना पड़ेगा। परपेंडिकुलर अवे कंपोनेंट, और डीई वाई को जो बोल रहे थे पैरेलल अवे कंपोनेंट। ये दो चीजें हमने बोला था, एग्री करते हैं सभी लोग। अब डीई एक्स बराबर अगर हम देखें तो बेटा डीई एक्स बराबर होगा आपका डीई कॉस थीटा के, ठीक है, क्षैतिज घटक हो गया। डीई वाई बराबर होगा आपका डीई साइन थीटा के, ठीक है। अब डीई की वैल्यू क्या होगी, डी इसे समीकरण संख्या एक कह दे रहे हैं, इसे दो कह दे रहे हैं। डीई की वैल्यू बेटे होगी आपकी डीई इज इक्वल टू के वैद्युत आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वैद्युत स्थिरांक कहलाता है ये आपका, और के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डीई एक्स की वैल्यू बेटा कितनी होगी, डीई एक्स बराबर होगा के डी क्यू आर स्क्वायर, ये तो डीई हो गया, इंटू कॉस थीटा। सही बात है बच्चों। चलो अब डीई एक्स को और अच्छे से देखें तो हम लिख लेते हैं डी क्यू की वैल्यू जो कि लैम्डा डीएल है, और अगर डीएल का भी मान रख दें तो ये हो जाएगा लैम्डा आर स्मॉल आर डी थीटा, ठीक है, रख दें भाई। तो बेटा क्या आएगा यहां पे मान, यहां आ जाएगा लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करने पर मिलेगा ई एक्स बराबर के, तो ऐसे ही रहेगा, एक आर से एक आर भी चला गया, और आर भी कांस्टेंट है भाई, वृत्त की त्रिज्या है, और इधर आ जाएगा cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से लगेगी, लिमिट लगेगी देखो अल्फा नीचे है माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक। cos थीटा का इंटीग्रेशन बेटा कितना होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा k लैम्डा sin थीटा, और लिमिट रहेगी माइनस अल्फा से प्लस बीटा। आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलता है यहां पर, तो ये ex जो अपना आ जाता है, ये आ जाता है k लैम्डा बाई आर कॉस बीटा, माफ कीजिएगा साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा, ex इज इक्वल टू k लैम्डा बाई आर साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। देखिए सेम फॉर्मूला है, या फिर ex इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, सेम फॉर्मूला है जो आपने सतत आवेश वितरण जो एक तार पर था उसकी वजह से देखा था परपेंडिकुलर अवे कंपोनेंट। यहां पर भी वही है, जैसे हम कहेंगे लंबवत जो दूर जा रहा है, सेम है ना, याद आया। अब बात करेंगे ईवाई की, तो ईवाई की भी कैलकुलेशन देखते हैं। तो डी वाई बराबर बच्चों कितना है, डी ई कॉस थीटा के, माफ कीजिएगा साइन थीटा, मान ली साहब गलती। अब डी वाई की बेटे वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू
के डी क्यू जो कि लैम्डा डीएल, और डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये हो गया आपका के लैम्डा डी थीटा बाई आर इंटू साइन थीटा। ये हो गया डी ई वाई के लिमिट माइनस अल्फा से प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा अपना ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, साइन थीटा का इंडिकेशन होता है बच्चे माइनस का कॉस थीटा, याद रखिएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अपर लिमिट यानी कि ऊपरी सीमा लगाते हैं, के की वैल्यू अभी बाद में रखेंगे, तो हो जाएगा माइनस का कॉस बीटा माइनस कॉस ऑफ माइनस अल्फा ब्रैकेट क्लोज। यहां पर आ जाएगा के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस बीटा, और देखिए ये आपका माइनस माइनस जो है ना प्लस हो जाना है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ माइनस अल्फा। कॉस ऑफ माइनस अल्फा होता है प्लस कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है, जिसे हम हिंदी में समफलन भी बोलते हैं, ठीक है, इवन फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है। कॉस अल्फा हो गया। अब रख लेते हैं के की भी वैल्यू, तो ई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा, के की वैल्यू कितनी है बच्चे अपनी 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। समझ में आया? आसान है ना। अब ये दो फॉर्मूले जो है ना EX का भी लिख देता हूं मैं, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, ये दोनों याद होने चाहिए। जब ये याद होंगे तो इनसे आसानी से सवाल हो जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड, तो आइए क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके से है अपने पास कि अगर आपके पास एक चौथाई वृत्तखंड है, यानी कि 1/4 पोर्शन अवेलेबल है, तो इस परिस्थिति में आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी अगर इस वृत्तखंड पर रेखीय आवेश घनत्व जो है वो लैम्डा है, आर त्रिज्या है अपनी। तो आप देखिएगा पहले तो जो इस वृत्तखंड के अंतिम बिंदु हैं, बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाली रेखाएं आपकी बिंदु ओ पर कितना कोण बना रही हैं। अगर हम बात करें इस केस में अल्फा क्या होगा, तो वो 0 ही होगा, याद करिएगा। और अगर बात करें इसे, चलिए मैं बी कह दे रहा हूं और इसे कह दे रहा हूं ए, तो कुछ अच्छा सा लगेगा, इस पॉइंट को मिलाने वाला इसी बीच वाली लाइन पे, सिमेट्री वाली लाइन पे था। अच्छा इस केस में बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं बीटा क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। बस इसी चीज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो एक कंपोनेंट आएगा आपका परपेंडिकुलर अवे, ठीक, तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी, ये होगी EX। दूसरा कंपोनेंट आएगा पैरेलल अवे EY। बीटा की वैल्यू 90 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो EX इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहां पर आएगा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन बीटा 90। अब अगर मैं पूछूं EY की वैल्यू क्या होगी, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या फॉर्मूला था याद होना चाहिए, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। बेटा इस केस में कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉस बीटा तो आपका है, बीटा है 90 डिग्री, और अल्फा है 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, अगेन लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर त्रिज्या है, कैपिटल आर है जो कि अपने पास, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। अब आपसे मैं पूछूं
कि इनका परिणामी कितना आएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा EX और EY के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का। तो इस वजह से R बराबर लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, जो कि आपका कितना हो जाएगा, दोनों परिमाण में यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है, तो अभी इसे ई लिख लेते हैं। ये भी कह दिया ई ही है और इसे भी मैंने ई ही कह दिया। तो ये ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अंडर रूट 2 ई हो जाएगा। तो आर की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कि 2 का वर्गमूल गुणा ई। ई की वैल्यू बेटा कितनी है आपकी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर। कैपिटल आर त्रिज्या और ये रिजल्टेंट है। अच्छा, रिजल्टेंट का कंफ्यूजन हो जाएगा तो इसे मैं ई नेट लिख देता हूं ताकि वो कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। तो ये ई नेट हो गया और ये आपका ई नेट हो गया। अब आपसे पूछूं कि भाई ये एंगल कितना बना रहा होगा, तो इसे हमने कह दिया थीटा एंगल बना रहा है। तो बेटा अगर मैं टेन थीटा लिखना चाहूं तो कितना होगा, टेन थीटा बराबर होगा ई वाई अपॉन ई एक्स, जो कि दोनों ही परिमाण में समान है। तो ये 1 हो जाएगा और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। तो देखिए सवाल कितना आसान था। एक और सवाल देखें, अगर आपके पास सेमी सर्किल हो यानी कि अर्धवृत्त हो, इस अर्धवृत्त के वृत्तखंड पर जो आपको रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इसकी वैल्यू लैम्डा है, सेंटर ओ पर देखना चाहते हैं तथा इसकी त्रिज्या आर ही है। तो यहां पर देखें क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, तो देखिए एक काम करिए ना, इसको डिवाइड करने वाली लाइन बना लीजिए, आसान है। बीटा आपका 90 हो गया, अल्फा भी आपका 90 हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से बात करें, ठीक है। तो ये यहां पर ये हो गया। अब आप ध्यान से समझना बच्चों, इसके बाद का जो हिस्सा है, अल्फा की वैल्यू रख ली 90 डिग्री और बीटा की वैल्यू यहां पर साइड में रख ली 90 डिग्री। अब पुनः से देखें तो दो कंपोनेंट होते थे अपने, ई परपेंडिकुलर अवे और ई पैरेलल अवे। इसे यहां पर देखिए मैं परपेंडिकुलर अवे कंपोनेंट को ई परपेंडिकुलर करके लिख दे रहा हूं, यानी कि लंबवत जो दूर जा रहा है, और ये जो समांतर लेकिन दूर जा रहा है। तो यहां पर अगर मैं परपेंडिकुलर वाले की लिए करूं तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा भी 90 और साइन 90 1 होता है। तो साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 दैट इज 2, और ये हो गया आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मैं आपसे समांतर लेकिन दूर जाने वाले घटक की बात करूं जिसकी दिशा दूर जाने के लिए है, उसकी बात करें तो वो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सूत्र था कॉस अल्फा माइनस का कॉस बीटा, अल्फा भी 0 है बीटा भी 0 है, तो इस केस में लैम्डा इंटू 4 पाई, माफ कीजिएगा अल्फा और बीटा 90 है लेकिन कॉस अल्फा कॉस 90 माइनस कॉस 90। अब कॉस 90 यानी कि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, शून्य और शून्य। तो यहां पर हम लिखेंगे शून्य माइनस शून्य, जो कि शून्य ही आएगा, और शून्य की गुणा किसी से की जाए तो भी मान शून्य आएगा, यानी कि पैरेलल अवे कंपोनेंट नहीं होगा। तो जो आपका कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा, जो कि केंद्र पर बात कर रहे हैं, ये इस दिशा में होगी। अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए आपके पास ना कभी ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा करने के लिए कि आपके पास इस तरीके से रेखीय आवेश वितरण दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये एक चौथाई वृत्तखंड है आर त्रिज्या का, तो बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।
और चैनल पे पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय।